Hello students, welcome back to another video. Today we are going to revise the chapter structure of atom through doing some questions from that particular chapter. Okay, so the first question is, why did Rutherford select a gold foil in his alpha rays scattering experiment? रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल ही क्यों चूज करी? उन्होंने कोई और फॉइल, किसी और मटेरियल की फॉइल को क्यों नहीं चूज किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए? हम इसका आंसर देते हैं पहले। तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट जो था उसमें हमने रदरफोर्ड ने गोल्ड फॉइल इसलिए चूज़ करी क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा थिन होती है, बहुत ज़्यादा पतली होती है, थिन बहुत होती है, जिसकी वजह से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो इजीली उसके अंदर से पास थ्रू हो पा रहे थे। अगर यहीं पर कोई और मटेरियल की फॉइल होती तो क्या होता कि रेज जाती हैं अल्फ़ा पार्टिकल बीम और बाउंस बैक होके वापस आ जाती, ठीक है, जिसकी वजह से हमें न्यूक्लियस के बारे में कोई आइडिया पता नहीं चल पाता। बिकॉज ऑफ द थिननेस ऑफ द गोल्ड फॉइल रदरफोर्ड चूज द गोल्ड फॉइल, क्योंकि गोल्ड फॉइल की थिननेस बहुत होती है जिसकी वजह से उसके अंदर से ईजिली अल्फा पार्टिकल बीम जो है वो निकल सकती थी, और इसीलिए हमें पता चला कि उसके अंदर न्यूक्लियस होता है, किसी भी एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, ठीक है। If we use a thick foil, more alpha particles would bounce back and no idea about the location of positive mass in the atom would be available with such a correctness. तो अगर किसी और थिक मटेरियल की फॉइल उन्होंने यूज़ की होती तो क्या होता, अल्फा पार्टिकल जो थे वो बाउंस बैक हो जाते, अंदर ना जाके वो क्या हो जाते, बाउंस बैक हो जाते, जिससे हमें कभी भी पता नहीं चल पाता कि एटम के बीच में कोई पॉजिटिव मास है जो क्या कर रहा है, उसको अपने थ्रू पास होने दे रहा है या नहीं होने दे रहा है, तो हमें कभी भी पता चल नहीं पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो तीनों को कंपेयर कर लेते हैं एक बार। तो इलेक्ट्रॉन लोकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन की लोकेशन क्या होती है, आउटसाइड द न्यूक्लियस, दे आर प्रेजेंट इन द ऑर्बिट, जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इनसाइड द न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज चार्ज। चार्ज की बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 कूलम्ब। प्रोटॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब, पॉजिटिव चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए तो वो न्यूट्रल होते हैं। रिलेटिव चार्ज की बात कर लेते हैं। रिलेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन पे -1, प्रोटॉन पे +1, न्यूट्रॉन पे कुछ नहीं होता है। मास की बात करते हैं, उनके वेट की बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन का वेट होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kgs, प्रोटॉन का होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kgs, और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kgs। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको तीन फिगर्स दिख रहे हैं x, y और z। What information do you get from the figure about the atomic number, mass number and valency of atom x, y and z? तो हमें बताना है जो x, y, z तीनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिए हैं, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन दिए हुए हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दिए हुए हैं, इनका मास नंबर, इनका एटॉमिक नंबर और इनकी वैलेंसी कैलकुलेट करके हमें बतानी है। पहले x की बात कर लेते हैं। तो एटॉमिक नंबर क्या होगा x का? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 5 है, तो एटॉमिक नंबर भी 5 हो जाएगा। मास नंबर की बात करते हैं। मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो 5 + 6 इज इक्वल टू 11। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ड्रॉ कर लेते हैं, जिससे कि हमें उसकी वैलेंसी पता चल जाएगी। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 2,3 एंड द वैलेंसी इज 3 फॉर द x एलिमेंट। y की बात कर लेते हैं। तो y में भी एटॉमिक नंबर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन 8 है, तो एटॉमिक नंबर भी 8 होगा। मास नंबर होगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, 8 + 10 इज इक्वल टू 18। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा 2,6 एंड द वैलेंसी विल बी 2, क्योंकि 8 में से जब 6 को माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 2। z की बात कर लेते हैं। z का एटॉमिक नंबर हो जाएगा 15, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 15 है। मास नंबर 15 + 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, दैट इज 15 + 16 इज इक्वल टू 31। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 2,8,5 एंड वैलेंसी इसकी 3 भी हो सकती है और 5 भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ सोडियम ऑक्साइड। सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला लिखना है हमें, ठीक है। तो केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं? सोडियम है, सोडियम की जो वैलेंसी होती है वो +1 होती है और ऑक्सीजन की -2 होती है। दोनों वैलेंसीज आपस में क्रॉस हो जाती हैं, तो फॉर्मूला बन जाता है Na2O। नेक्स्ट एलिमेंट है हमारे पास एल्युमिनियम क्लोराइड। एल्युमिनियम क्लोराइड के लिए भी बिल्कुल सेम करेंगे। एल्युमिनियम की होती है +3, क्लोरीन की होती है -1,
दोनों आपस में वैलेंसीज क्रॉस हो जाएंगी तो इसका फॉर्मूला बन जाता है AlCl3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एंड वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स। तो क्या क्या है हमारे पास, फर्स्ट है क्लोरीन। तो क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 2,8,7। तो 2,8,7 कैसे हो गया, k ऑर्बिट में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, l ऑर्बिट में भी मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं, और बचे हुए जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ चले गए, m ऑर्बिट में। एंड इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 कैसे हो जाएगी, क्योंकि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है जो कि 7 है उसको हम 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 8 - 7 = 1। नेक्स्ट है सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, तो फिर से वही करेंगे, KLm ड्रॉ कर लेंगे। k ऑर्बिट में इसका एटॉमिक नंबर होता है 11, ठीक है, तो k में चले जाएंगे 2, l ऑर्बिट में 8 एंड m ऑर्बिट में 1। तो इसमें हम माइनस नहीं करेंगे 8 से, क्योंकि जब वैलेंसी 5 तक होती है तब तक तो हम वैलेंसी उसी मानते हैं जितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब बात हो जाती है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन जाते हैं 6, 7, तब हम 8 में से उसे माइनस कर देते हैं। तो इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें हम सीधे बोल देंगे वैलेंसी कितनी हो गई है इसकी, 1। नेक्स्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर होता है 14। तो k ऑर्बिट में चले जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, l में 8 और m में 4। तो वैलेंसी इसकी भी कितनी हो जाएगी, 4। इसमें भी सब्ट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, <5 हैं, इसलिए जब more than 5 होते हैं तब हम 8 में से सब्ट्रैक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डाउन द नेम ऑफ कंपाउंड रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। हमें कुछ फार्मूला दिए हुए हैं, केमिकल फार्मूलाज दिए हैं, उससे हमें कंपाउंड का नेम लिखना है। फर्स्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस, तो इसका नाम है एल्युमिनियम सल्फेट। नेक्स्ट CaCl2, CaCl2 का कंपाउंड नेम है कैल्शियम क्लोराइड। नेक्स्ट K2SO4, K2SO4 का है पोटेशियम सल्फेट। एंड द लास्ट वन इज KNO3, तो KNO3 का है पोटेशियम नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट वर द ड्रॉबैक ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आता है ये क्वेश्चन कि रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक्स क्या रही थी, किसकी वजह से वो फेल हो गया था। ओके, सो फर्स्ट वन इज रदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एन एटम। एटम की स्टेबिलिटी के बारे में रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ भी एक्सप्लेनेशन नहीं था, ठीक है, क्योंकि जो एटम होता है वो स्मॉल हैवी पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होता है उसके अंदर, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होते हैं। तो एटम की स्टेबिलिटी के बारे में उसमें कुछ नहीं कहा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, जब कोई भी चीज़ रिवॉल्व कर रही होती है तो उसके अंदर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगती है जब वो रिवॉल्व कर रही होती है सेंटर की तरफ, उसके बारे में भी रदरफोर्ड के मॉडल में कुछ भी नहीं कहा गया था। सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से क्या होना चाहिए कि जो इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, उसको अट्रैक्ट होकर सेंटर की तरफ आ जाना चाहिए, यानी न्यूक्लियस की तरफ उसे आ जाना चाहिए, पर रदरफोर्ड ने इसके बारे में भी कुछ नहीं बताया था। नेक्स्ट पॉइंट इज, revolving electron would lose energy as they are the charged particle and due to acceleration charged particle would radiate energy। तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो चार्ज पार्टिकल होते हैं, उनके ऊपर एक छोटा सा निगेटिव चार्ज होता है। जो निगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो जब भी कोई ऐसा चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होता है तो वो कोई ना कोई एनर्जी रेडिएट करता है, मतलब उसके अंदर से कोई ना कोई एनर्जी निकलती है बाहर की तरफ, जिससे क्या होगा, द ऑर्बिट ऑफ द रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन विल कीप ऑन बिकमिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर, जिसकी वजह से वो जो ऑर्बिट है वो क्या होता चला जाएगा, छोटे से छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि वो क्या कर रहा है, कोई ना कोई एनर्जी रेडिएट कर रहा है अपने अंदर से। फॉलोइंग अ स्पाइरल पाथ एंड अल्टीमेटली द इलेक्ट्रॉन शुड फॉल इनटू द न्यूक्लियस, तो वो क्या करेगा, स्पाइरल पाथ पे मूव करने लगेगा और अल्टीमेटली क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर उसका कोलिजन हो जाएगा। तो रदरफोर्ड के मॉडल में इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा गया था। सो दीज आर द ड्रॉबैक्स ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम। बोर के मॉडल की क्या पोस्टुलेट्स थी, हमें उसके बारे में डिस्कस करना है। सो द फर्स्ट पोस्टुलेट इज, इन एन एटम the electrons revolve around the nucleus in certain definite circular path called orbit or shell. These are represented by letters K, L, M, N और numbers 1, 2, 3, 4। तो उनका पहला पोस्टुलेट ये था कि सारे इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर पाथ में, एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और उनको शेल्स बोला जाता है या ऑर्बिट बोला जाता है, और इनको किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, K, L, M, N या फिर 1, 2, 3, 4।
नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन अ शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n का होल स्क्वायर वेयर n इज द ऑर्बिट नंबर और एनर्जी लेवल 1 2 3 हैंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट शेल्स आर एज फॉलोज। उन्होंने ये भी बताया था कि कौन से ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो उन्होंने उसके लिए फॉर्मूला दिया था 2n स्क्वायर। n का मतलब है नंबर ऑफ ऑर्बिट, मतलब कौन से नंबर पे है वो ऑर्बिट। तो k ऑर्बिट में कितने हो गए 2 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, l में कितने हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स चले गए, ठीक है, m में कितने चले गए 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड n में 32, तो इसी तरह से सो ऑन, ठीक है, तो उन्होंने ये बताया था। नेक्स्ट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज 8। उन्होंने ये भी कहा था तो मैक्सिमम नंबर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होने चाहिए किसी भी स्टेबल एटम के, वो होने चाहिए 8 इज द मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ एटम should have in its outermost shell. Next, electrons are accommodated in a given shell unless the inner shells are filled. That is, the shells are filled in a stepwise manner. तो हर एक शेल कंप्लीट होने के बाद ही हम दूसरे शेल की तरफ मूव ऑन करेंगे, ये भी उन्होंने बताया था। इसके अलावा उन्होंने बताया कि जब कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव ऑन कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो वो कोई भी एनर्जी अपने अंदर से रेडिएट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से कोलिजन नहीं होता है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन्स का। तो दीज आर द पोस्टुलेट्स ऑफ द बोर्स मॉडल ऑफ एटम। सो द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज व्हाट इज एन ऑक्टेट, हाउ डू एलिमेंट अटेन ऑक्टेट। तो ऑक्टेट क्या होता है और एलिमेंट ऑक्टेट कैसे अटेन करते हैं। किसी भी एटम में या किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं, दैट मीन्स द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शुड बी 8। जब 8 हो जाते हैं तो हम क्या बोलते हैं कि इस पर्टिकुलर एटम ने ऑक्टेट एक्वायर कर लिया। ऑक्टेट का मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए उसके आउटर मोस्ट शेल में, और तभी उस पर्टिकुलर एटम या एलिमेंट को क्या बोला जाता है, स्टेबल बोला जाता है कि वो स्टेबल है, ठीक है। तो ऑक्टेट कैसे कोई भी एलिमेंट एक्वायर करता है, बाय शेयरिंग एंड गेनिंग और लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। तो ये लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को, लूज करते हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर पॉजिटिव या निगेटिव चार्ज अपीयर हो जाता है। तो ऑक्टेट का मतलब होता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बाहर वाले वैलेंस शेल में मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो क्या हो जाता है, ऑक्टेट हो जाता है। और ऑक्टेट कैसे बनता है, बाय शेयरिंग द इलेक्ट्रॉन, बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन और बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। So that's all for today. If you want that I should make a part 2 of this video, please let me know in the comment section. If you find this video useful, please give a thumbs up to the video and make sure to subscribe the channel. Thank you.